बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालकन रोज डिलीवरी बॉय से पिज़्ज़ा मंगवा कर मुझे खिलाती, क्योंकि मालकन कहती थी, तेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरा करने से मुझे खुशी मिलती है। तेरे पास इतने पैसे नहीं कि तू खुद मंगवा कर खा सके। मैं मालकन को दुआ देती न थकती थी, क्योंकि ऐसी मालकन तो नसीब वालों को मिलती थी जो मेरा इतना ख्याल रखती थी। लेकिन मुझे हैरत होती कि जब तक मैं पूरा पिज़्ज़ा खा न लेती, वो डिलीवरी बॉय दरवाजे पर ही खड़ा रहता था। और फिर मालकन मुझे वही पिज़्ज़े वाला डब्बा पकड़ा कर कहती, ये डिलीवरी बॉय को देकर आओ, मगर हरगिज खोल कर नहीं देखना। मैं मान जाती। एक दिन अचानक मैं स्लिप हुई तो डब्बा छूटकर जैसे ही नीचे गिरा तो जान निकल गई, क्योंकि उस डब्बे में तो मेरी अम्मी ने मुझे कामचोर कोमल का खिताब दे रखा था। उनके ख्याल में मैं किसी कामकाज की नहीं थी, बस सारा दिन घर पर पड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती थी। मेरी उम्र फकत 15 बरस थी। मेरी उम्र की लड़कियां करती ही क्या है, अपनी तालीम हासिल करती हैं, अपने वालिदैन से नाज नखरे उठवाती हैं, जबकि मैं अपने घर में पड़ी अपनी हसरतों पर मातम करती रहती थी। अम्मी सारा दिन कामकाज करके आती तो मेरे सामने खाना रख कर कहती, ले खा मुफ्त का अनाज। उनकी इस बात से मेरा दिल जल कर रह जाता था। वो खाना तो मुझे देती थी, मगर मेरे अंदर वो खाना भी जल जाता था। अब अगर मेरा बाप मेरे बचपन में मर गया तो मैं क्या करती। उसकी कज़ा आई थी तो वो चल बसा, जब मेरी कज़ा आएगी तो मैं भी मर जाऊंगी। मगर न जाने मेरी अम्मी मुझे मौत से पहले क्यों मारना चाहती थी। वो सारा हफ्ता मर मर कर काम करती और मुझे 100 ताने देती, मगर जैसे ही इतवार का दिन आता तो वो बहुत खुश नजर आती। सुबह ही सच संवर कर घर से निकल जाती थी। मुझे इतना तो मालूम था कि इतवार के दिन उन्हें छुट्टी हुआ करती थी, मगर न जाने वो कहाँ जाया करती थी। अम्मी शाम गए घर वापस आती तो बहुत बेचैन नजर आती और उनके हाथ में ढेरों पैसे भी हुआ करते थे। उनकी आंखें भी झलकती रहती थी। इतवार वो वाहिद दिन था जब मेरी अम्मी मुझे खुद से लिपटा कर प्यार किया करती थी। अम्मी मेरा मुंह चूम कर कहती थी, मैं तेरी मुजरिम हूं, तू मुझे माफ कर दे। मैं अम्मी का हाथ झटक कर पीछे हट जाती और अपने खेलकूद में मसरूफ हो जाती थी। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि मेरी अम्मी कहाँ जाती है। मुझे गर्ज सिर्फ अपनी जात से था। ये बात सच है कि मैं कदरे खुदगर्ज वाक़ हुई थी। शायद इसमें मेरा कसूर नहीं था। बाप हयात नहीं था, माँ मर्दों से बदतर थी। खैर, जैसे तैसे वक्त गुजरता चला जा रहा था। एक दिन मैं अपनी जैसी लड़कियों के साथ खेलकर घर वापस आई तो अम्मी को बिस्तर पर तड़पते हुए पाया था। मैं घबरा गई थी। जल्दी से अम्मी की जानिब लपकी और पूछा कि क्या बात है। अम्मी ने अपने बाजू की तरफ इशारा किया और दिल मसलने लगी थी। मैं जल्दी से बाहर भागी और लोगों को जमा किया। आस पड़ोस के लोगों ने एम्बुलेंस का इंतजाम किया और अम्मी को अस्पताल ले गए, जहां जाकर ये पता चला कि अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है और वो बाल बाल बची है। डॉक्टर ने एहतियात करने का कहा और ये भी कहा कि इनसे ज्यादा मुशक्कत वाला काम नहीं करवाना। उस दिन अस्पताल के बेंच पर बैठकर मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि माँ कितनी बड़ी नेमत है। माँ को कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। इसीलिए मैं जब अम्मी को घर लाई तो उनसे कह दिया कि मैं आपकी जगह लोगों के घरों में काम करूंगी। मेरी बात सुनकर अम्मी खुश नहीं हुई थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, बेटी, तेरा ये हुस्न और तेरी ये किस्मत। अम्मी रोने लगी थी। रोना तो मुझे भी आ रहा था, मगर मैं ना रोई। अगले दिन अम्मी की जगह मैं जिस घर पर काम पर गई, उन्होंने मेरा काम देखकर मुझे फूहड़ का खिताब देकर घर से ही निकाल दिया था। मैं बेहद परेशान थी कि अब अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगी। यूं ही मैं बड़ी बड़ी हवेलियों के पास से गुजरती हुई एक घर में दाखिल हो गई थी। मुझे मुलाजमा ने देखा तो पूछने लगी, क्या करने आई हो। मैं सोच में पड़ गई कि इस घर में तो पहले से ही मुलाजमा मौजूद है, फिर मुझे क्या नौकरी मिलनी है। मैं वापस पलटने लगी तो मुझे एक औरत ने आवाज देकर अपने पास बुलाया। मैं उसके पास चली गई। वो देखने में घर की मालकन लग रही थी। कहने लगी, बेटा, क्या बात है, यहाँ क्या कर रही हो। मैं उस नरम दिल औरत की बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं बोली, वालदा लोगों के घरों में काम किया करती थी, अब बिस्तर से लग गई हैं तो मुझे उनके खातिर कमाना है। जितने भी घरों में काम की गर्ज से गई हूँ, किसी को भी मेरा सलीका पसंद नहीं आया। पता नहीं किस एहसास के तहत मैं इस घर में आ गई। अब जब आपकी मुलाजमा को देखा तो वापस पलटने लगी थी। मालकन बोली, अच्छा तो ये बात है, मुझे ये बताओ तुम्हें खेलना तो आता है ना। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। यूं लगा जैसे वो मुझ पर तंज कर रही हो। वो बोली, परेशान मत हो, मेरी बात का जवाब दो। मैं बोली, खेलना किसे नहीं आता। तो वो मुस्कुराकर बोली, तो समझो कि तुम्हारी जॉब डन है। मेरा 1.5 बरस का बेटा है, बहुत ही ज्यादा शरारती। मुझसे तो वो संभलता ही नहीं है, इसीलिए तुम उसके साथ खेला करोगी, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। बोलो मंजूर है। मैं झट से बोली, जी जी मंजूर है। वो मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर में ले गई थी। वो औरत जितनी अच्छी थी उतनी ही प्यारी भी थी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे बाजी कहा करूं। बाजी का बेटा बहुत प्यारा था।
मगर उफ, इतना शरारती कि क्या बताऊं। यहां से भागकर उधर और उधर से भागकर न जाने वो कहां कहां चला जाता, मगर मुझे उसके साथ खेलने में मजा आता था। शाम 6 बजे जब मैं घर लौटने लगी तो बाजी ने मेरे हाथ पर 1,000 रुपए रख दिए और कहने लगी, इससे अपनी मनपसंद चीज खा लेना, तुम्हारी जो तनख्वाह होगी वो महीने के आखिर में मिलेगी। मैं वो पैसे पकड़कर खुशी खुशी घर लौट गई थी। मैंने वो पैसे अम्मी के हाथ पर रख दिए तो वो चौंक गई और बोली, एक ही दिन में तुम्हें 1,000 रुपए किसने थमा दिए? मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? मैंने अम्मी को सारा माजरा बता दिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मुझे बहुत फिक्र थी कि मेरी फूल सी बेटी कैसे किसी के घर में काम करेगी। अब मैं हर रोज काम पर जाने लगी थी। मेरी मालकन बड़ी पुरशरत जिंदगी गुजार रही थी। उसके घर के सारे काम मुलाजमा करती थी। मैं उसकी बच्ची के साथ खेलती थी और खुद वो सारा सारा दिन लैपटॉप चलाती रहती या फिर किसी से फोन पर बातें करती रहती थी। मैं अक्सर सोचा करती थी कि जिंदगी तो बस अमीर लोगों की है। इतवार को मुझे भी काम से छुट्टी थी। मैंने सोचा कि चलो मैं अम्मी की खूब खिदमत करूंगी, लेकिन अम्मी सुबह सवेरे ही तैयार होकर बैठ गई थी। मैं बोली, अम्मी आप कहाँ जाने के लिए तैयार हैं? अम्मी की रंगत जर्द पड़ गई थी। वो कहने लगी, मैं अपना चेकअप करवाने के लिए जा रही हूँ। मैं झट से बोली, अम्मी मैं भी आपके साथ अस्पताल चेकअप के लिए जाऊंगी। अम्मी ने एकदम से मुझे झड़क दिया और कहने लगी, तू मेरी जितनी सगी है ना, मुझे सारा पता है। चुप करके घर पर बैठी रह। आई बड़ी मेरे साथ अस्पताल जाने वाली। अम्मी की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मेरा और मेरी वालदा का रिश्ता कभी भी खुशगवार नहीं रहा था। हर वक्त उनके जबान पर मेरे लिए तंज ही होता था। अम्मी घर से चली गई तो मैं भी गुस्से में घर से निकल आई थी। मेरे कदम बाजी के घर की जाने पड़ रहे थे। मैंने सोचा कि आज का दिन भी उन्हीं के घर गुजारूंगी। मैं बाजी के घर गई तो वो मुझे देखकर बहुत हैरान हुई थी। वो बोली, कोमल आज तो तुम्हारी छुट्टी है, फिर तुम आज क्यों आ गई? आज के दिन तो तुम्हें चाहिए था कि तुम खेलती कूदती रहती। मैं रोने लगी और बोली, बाजी मैं घर में बोर हो रही थी इसीलिए आ गई। वो कहने लगी, इसमें रोने की क्या बात है? जिंदगी में पहली दफा मुझसे किसी ने पूछा था कि रो क्यों रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए जज्बात की राह में बहकर मैं बोली, बाजी मैं छोटी सी थी जब अब्बू मर गए। अम्मी ने हमेशा मुझसे नफरत ही की है। आज मैंने सोचा था कि उनके साथ दिन गुजारूंगी, मगर वो मुझे छोड़कर कहीं और चली गई। बाजी बोली, अच्छा हुआ कि तुम आ गई हो कोमल। तुम्हारे दोस्त हैदर ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। मैं हैदर का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले गई जहां पर उसके खिलौने पड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद हैदर के अब्बू भी उसी कमरे में आ गए थे। वो बोले, मैं अपने बेटे की दोस्त से मिलने आया हूँ। मैं चीप गई थी। मुझे मर्दों के साथ बात करने का तजुर्बा नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं। वो बोले, कोमल तुम बहुत प्यारी हो। मैं उनकी बात सुनकर एकदम चौंक गई थी। वो मुझे बड़े गौर से देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे उनका अंदाज अच्छा नहीं लगा था। थोड़ी देर बाद ही कमरे में बाजी भी आ गई थी। उनकी तरफ देखकर उनका शौहर घबरा गया और जल्दी से बाहर निकल गया था। मैं फिर से हैदर के साथ खेलने लगी थी। मैं जब शाम गए घर पहुंची तो मुझे लगा कि मेरी अम्मी मेरे लिए रो रो कर पागल हो गई होंगी, मगर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब वो घर में मौजूद ही नहीं थी। मेरा दिल 100 किरचियों में बट गया था। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई थी। आधे घंटे बाद अम्मी भी घर आ गई थी। वो आज भी बहुत मसरूर थी। मेरी तरफ देखकर बोली, कोमल सारा दिन यहीं पड़ी रही हो या कहीं आई गई भी हो? मैं उनकी बेखबरी पर तिलमिला कर रह गई थी। अगले दिन मैं काम पर गई तो हैदर के साथ खेलती रही थी। दोपहर के 12 बजे मालकन ने पिज्जा मंगवा लिया था। उन्होंने वो पिज्जा मुझे थमा दिया और बोली, कोमल तुम्हें पिज्जा पसंद है ना, तुम ये खा लो। मैं बेहद हैरान हुई थी। मैं बोली, मालकन मैं ये पिज्जा नहीं खा सकती। वो हैरान हुई और वजह पूछी तो मैं बोली, मैं नहीं चाहती कि महीने के आखिर में मेरी तनख्वाह से कटौती हो। बाजी मुझे घूर कर रह गई थी। कहने लगी, पहले कभी मैंने ऐसा किया है जो अब करूंगी? मुझे इल्म है कि तुम्हें पिज्जा बहुत पसंद है, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकती इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मैंने जल्दी से वो सारा पिज्जा चट कर लिया था। मेरी मालकन पिज्जे का खाली डब्बा उठाकर अपने कमरे में ले गई थी। कहने लगी कि मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो आई तो बोली, ये डब्बा तुम डिलीवरी बॉय को दे दो, मगर इसे हरगिज खोल कर ना देखना। मैं डब्बा डिलीवरी बॉय को देकर आई तो हंसते हुए बोली, बाजी वो डिलीवरी बॉय वाला तो डिलीवरी अंकल था। मेरी बात सुनकर बाजी बोली, कोमल किसी का मजाक नहीं उड़ाते। इस दुनिया में हर शख्स मजबूर है। हम सब जो भी कर रहे हैं अपनी मजबूरी के तहत ही कर रहे हैं। तब मेरे सामने मेरी अम्मी की शक्ल घूम गई थी। शायद मेरी अम्मी भी हर इतवार किसी मजबूरी के तहत ही बन ठन कर घर से निकलती हूँ। शाम हुई तो हैदर के अब्बू काम से जल्दी लौट आए थे। बाजी भी किसी कदर हैरान थी। वो बोली, अफजल आप पहले तो कभी इतनी जल्दी नहीं आए थे। वो मुस्कुराकर बोले, अब मैं अक्सर ही जल्दी आया करूंगा। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और बोले,
कोमल, जल्दी से हैदर को उठाओ, मैं इसे पार्क में लेकर जाना चाहता हूँ। बाजी बेहद खुश हो चुकी थी। कहने लगी, शुक्र है अफजल, आपको भी अपनी बेटी का ख्याल आया। फिर मुझसे मुखातिब हुई और बोली, कोमल, हैदर का बहुत ख्याल रखना। मैं बेहद हैरान थी कि मैं किस रिश्ते के तहत उनके शौहर के साथ पार्क जाऊं। मैं जाना नहीं चाहती थी, मगर मेरे पास इनकार की ना तो कोई वजह थी और ना ही कोई गुंजाइश। मुझे मजबूरन उनके साथ जाना पड़ा था। वो रास्ते में बोले, कोमल, तुम्हारी बाजी अच्छी है ना, तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो बोले, अच्छा बताओ तो, तुम्हारी बाजी सारा दिन क्या करती है। मैं एकदम चौंक गई थी। मुझे लगा कि अफजल साहब अपनी बीवी की पूछगछ के लिए मुझे अपने साथ लाए थे। मैं बोली, वही सब कुछ जो वो इतवार के दिन करती हैं। मैं इतना कहकर हैदर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ दूर ले गई थी। अफजल साहब दूर से मुझे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। मुझे उनकी ये मुस्कुराहट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। खैर, मैं जब वापस घर आई तो अम्मी कमरे में ही मौजूद थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई थी। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि अम्मी से कहूं कि आप मुझे बता दें कि हर इतवार को आप बन ठन कर कहाँ जाती हैं। मगर मैं जानती थी कि अम्मी मुझे डांट कर चुप करवा देंगी, इसीलिए खामोश रही थी। अगले दिन मैं काम पर गई तो एक बार फिर से मालकन ने मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। मैंने इनकार कर दिया और बोली, बाजी, आप बिला वजह मुझ पर खर्चा मत किया करें। वो बोली, तुम हैदर की दोस्त हो, मुझे तुम बहुत अजीज हो, तुम्हारी मनपसंद चीज मंगवा कर मुझे बेइंतहा खुशी मिलती है। मैं चुप कर गई थी। डिलीवरी बॉय हमारे घर के दरवाजे पर ही खड़ा रहा था। जब मैं खाकर फारिग हुई तो बाजी बोली, कोमल, ये डब्बा उसे वापस कराओ। मुझे इस बात की बहुत हैरत हुई कि ये डब्बा वापस क्यों किया जाता है। फिर मालकन मुझे सख्ती से ताकीद भी किया करती थी कि तुमने ये डब्बा खोल कर नहीं देखना। मुझे पेड़ गिनने की क्या जरूरत थी जब मुझे आम मिल रहे थे, इसीलिए मैंने कभी डब्बा खोलने का नहीं सोचा था। यूं ही मुफ्त का पिज़्ज़ा खाते खाते मुझे एक हफ्ता गुजर गया था। आज भी बाजी ने मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगवाया था, मगर वो मुझे ये ताकीद करना नहीं भूली थी कि तुमने डब्बा हरगिज खोल कर नहीं देखना। मैं मान जाती। आज जब मैं डिलीवरी बॉय को डब्बा वापस करने जा रही थी तो स्लिप हो गई। डब्बा छूटकर जैसे ही नीचे गिरा तो जान निकल गई, क्योंकि उस डब्बे में तो मेरी बहुत सी तस्वीर थी जिनमें मैं हैदर के साथ खेल रही थी। मेरी एक तस्वीर पर लिखा हुआ था, कीमत 10 लाख रुपए। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी थी। इस मुश्किल घड़ी में मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। मैंने जल्दी से वो सारी चीजें डब्बे में डाली और डिलीवरी बॉय को पकड़ाकर यही जाहिर किया कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। वापस आकर मैं हैदर के साथ खेल कूद में मसरूफ हो गई थी, जबकि अंदर ही अंदर से मेरा दिल खौफ से सिकुड़ता चला जा रहा था। ये शक्ल से भोली भाली नजर आने वाली अंदर से कितनी खतरनाक थी ना। वो मुझे 10 लाख में बेचने के कसद किए बैठी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन अगर मैं ऐसा कर लेती तो हो सकता है कि उसे शक पड़ जाता कि मैं उसकी असलियत जान गई हूँ और मुझे घर जाने से पहले ही वो उठवा लेती। जैसे ही शाम के 6 बजे मैं घर की जानिब चल पड़ी थी। मुझे अगवा करना या बेच देना बहुत आसान था, क्योंकि मेरे सर पर ना तो बाप का साया था और ना ही मेरा कोई भाई था। एक गरीब बीमार माँ मेरे लिए कर ही कह सकती थी। मैंने सोच लिया था कि घर जाते ही अम्मी से कह दूंगी कि हम ये घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। मगर मैं जैसे ही घर पहुंची मुझे अम्मी नजर आई। वो बहुत बनी सवरी सी थी। उसके साथ एक मर्द भी मौजूद था और वो उसके हमरा कहीं जा रही थी। मैंने जब से होश संभाला था मैंने किसी मर्द को न घर आते देखा था और ना ही ये देखा था कि अम्मी ने कभी रुक कर किसी मर्द से बात की हो। वो मुझे बताया करती थी कि उनका और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर अम्मी के यूं घर से निकलना मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने सोचा कि आज मैं अम्मी का पीछा करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। इसीलिए मैं अम्मी से फासला रखकर उनके पीछे चलने लगी थी। वो दोनों बहुत बड़े बड़े कदम उठाते जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे ही थी। चल चल कर मेरे पाँव में तकलीफ शुरू हो चुकी थी। मैं थकने लगी थी। तभी मेरी अम्मी एक बड़ी सी इमारत के सामने जाकर रुक गई थी। फिर वो उसमें दाखिल हो गई। मैं भी उनके पीछे ही उस इमारत में दाखिल हो गई थी। सामने का मंजर बहुत अजीब था। हर तरफ से नाच गाने की आवाज आ रही थी। इधर उधर खड़ी लड़कियां ताल पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी नजर अम्मी पर पड़ी थी। वो एक तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत के पास जाकर बैठ गई थी। बूढ़ी औरत बोली, सितारा, मैंने क्या हीरा पैदा किया था। एक जमाना तेरा रक्स देखने को मरता था, मगर तुमने अपने साथ बहुत जुल्म किया। तुमने किस नाकदरे के साथ घर बसा लिया। और देख, अब तो तू गलियों की खाक बन चुकी है। मेरी मान और अपनी बेटी को लेकर आ जाओ यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि वो तुम पर ही गई होगी। वो भी बहुत खूबसूरत होगी। मेरी अम्मी ने नफी में सर हिलाया और कहने लगी, अम्मी, वो मुझ पर नहीं गई, वो अपने बाप पर गई है। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत बोली, आग लगा तू अपने शौहर को।
उसने तुम्हारी जवानी मिट्टी में रोल दी। जब तुम उम्मीद से हुई तो वो तुझे छोड़कर भाग गया। मेरी अम्मी बोली। अम्मी, जाते जाते वो मुझसे वादा लेकर गया था कि मैं अपनी बेटी को कभी भी कोठे की शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। अम्मी, मैंने वादा न किया होता तो कब की वापस आ गई होती। सच पूछें तो अपने ठिकाने के बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता। ये तो मैं हर इतवार आपके पास आ जाती हूँ तो दिल बहल जाता है, और फिर आप मुझे ढेरों पैसे भी दे देती हैं। सच बताऊं तो याकूब ने मुझे शादी के बाद रुस्वा कर दिया। अपनी बेटी की खबर सुनकर मुझे छोड़कर भाग गया। मेरा दिल करता है कि मैं भी उसकी बेटी को छोड़ दूं। मुझे भी उसके साथ किसी किस्म का लगाव नहीं है। बस मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखें बरसने लगी थी। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मेरी बाजी का शौहर खड़ा था। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे अपनी गाड़ी में डालकर साथ ले गया। मैं बेतहाशा परेशान थी कि न जाने अब क्या होने वाला है, लेकिन मुझे किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं हो रहा था। उसकी गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले पर जाकर रुकी थी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ खींचता चला जा रहा था। वो मुझे उस बंगले में ले गया। सामने ही एक बड़ी उम्र का मर्द बैठा था। उसने हाथ में अखबार पकड़ा हुआ था। अफजल साहब बोले, आपके लिए सरप्राइज आया है। उस आदमी ने अखबार नीचे रख दिया और ये देखकर मैं दंग रह गई थी, क्योंकि सामने वही शख्स बैठा हुआ था जो हर रोज पिज्जा लेकर आया करता था और खुद को डिलीवरी बॉय कहलवाता था। मुझे लगा कि अफजल साहब ने मुझे बेच दिया है। वो शख्स जल्दी से मेरे पास आया और मुझे देखकर रोने लगा और बोला, मेरी कोमल, मेरी बेटी मेरे घर आ गई, मेरी बेटी मेरे घर आ गई है। मैंने हैरत से अफजल साहब की तरफ देखा था। वो बोले, कोमल, तुम बहुत हसीन हो। तुम जानती हो तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है? मेरे बेटे हैदर से। और हैदर हूबहू मुझ पर गया है। मेरी बीवी ने भी तुम्हें इसी काम के लिए रखा था। मेरी बीवी ने भी तुम्हें इसीलिए काम पर रखा था क्योंकि तुम हमारे बेटे से मिलती थी। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही मेरी बहन हो, जिसके मुतालिक अब्बू बात किया करते हैं। मैंने अब्बू से बात की तो वो डिलीवरी बॉय बनकर घर आ गए। उन्होंने भी तुम्हें पहचान लिया था। मैंने अपनी बीवी को सारी बात बता दी थी। उसने अपनी दानिश में अब्बू से 10 लाख मांगे थे ताकि वो तुम्हें दे सके और तुम अपनी वालदा का इलाज करवा लो। वो शख्स जो मेरे सामने खड़ा था वो मेरा बाप था। उसका बेटा जो दूसरी बीवी से था ऐश कर रहा था। उसकी बहू भी ऐश कर रही थी, जबकि मैं बेटी होकर गलियों की खाक छान रही थी। मैंने उस आदमी की जानिब देखना भी पसंद नहीं किया था। मैं वहां से बाहर निकल गई थी। मेरा सौतेला भाई भी मेरे पीछे ही आ गया था। वो बोला, मेरे साथ घर चलो। मैं उसके साथ चल पड़ी थी। भाई बोला, तुम मुझे बहुत अजीज हो, बिल्कुल हैदर की तरह। मेरी भाभी भी मुझसे प्यार करती थी। मैं उनके साथ रहने लगी थी, जबकि मेरी वालदा वापस कोठे में चली गई थी। मुझे सगे रिश्तों से प्यार नहीं मिला था। ना माँ मेरे साथ मुखलिस थी और ना ही बाप। मैं अपने भाई के घर भी इसी शर्त पर रह रही थी कि अगर वो शख्स जो खुद को मेरा बाप कहता है इस घर में मुझसे मिलने आया तो मैं कोठे पर चली जाऊंगी। भाई ने इस बात का बहुत ख्याल रखा था। मुझे कभी मेरे बाप की शक्ल नजर नहीं आई थी। भाई ने मुझे अच्छे से स्कूल में दाखिल करवा दिया था। मेरी तालीम शुरू करवा दी गई थी। अगर इस दुनिया में बुरे लोग मौजूद हैं तो अच्छे भी पाए जाते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।